यस हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलो आज अपन डिस्कस करते हैं कि साइंस के बेसिक्स जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि बेसिक डेली लाइफ की जो साइंस है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस साइंस से पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है आपके एसएससी से सीजीएल लेवल तक आपको मतलब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिएगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में साथ में हम डिटेल भी पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, देखिएगा। आपने अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने रिप्लाई करना है। हमारे पास क्वेश्चन है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड में क्या है, ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। और एक जो ब्लड है उसमें हमारे क्या होगा, इसके अलावा प्लाज्मा होता है। जो प्लाज्मा होता है, यानी कि प्लाज्मा आप लगभग 55% के लगभग प्लाज्मा करेंगे और 45% के लगभग आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स करेंगे, हमारा जो ब्लड होता है उसमें, ठीक है। फिर जो प्लाज्मा है उसमें भी हम बात करते हैं तो 90% इसमें वाटर होता है, 90% वाटर होगा, पानी होता है। और 10% इसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन होगी। और ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाले सेल्स बोल सकते हैं अपन इनको। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होगी, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होगी, और प्लेटलेट्स जो है इसको हम क्या बोल देंगे, थ्रोम्बोसाइट्स बोल देते हैं। इनके अलग अलग नाम भी है। आरबीसी का दूसरा नाम अगर बात करते हो तो एरिथ्रोसाइट्स है। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन हम पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, पहले डिटेल कर लेते हैं, फिर आगे साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट इसमें रहता है कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, ये इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स के बीच में खाली जगह होती है, और ये होता है हमारा बोन मैरो। बोन मैरो, यहाँ पर बोन मैरो पाया जाता है। और ये बोन मैरो दो तरह का होता है, एक रेड होता है और एक येलो टाइप का बोन मैरो होता है। जो रेड टाइप का बोन मैरो है उसमें आरबीसी बनेगी, जो रेड टाइप का बोन मैरो आरबीसी बनेगी, जो येलो टाइप का बोन मैरो है उसमें डब्ल्यूबीसी बनेगी, ठीक है। तो जो आरबीसी बन जाती है बोन मैरो में। एक और दूसरा क्वेश्चन यहाँ आ जाता है हमारे पास, जो बच्चा होता है, जो माँ के गर्भ में बच्चा है, उसमें आरबीसी का, यानी कि फिटस बोलेंगे आप, माँ के गर्भ में जो फिटस है उसमें आरबीसी कहाँ होगी। अभी उसमें हड्डियाँ तो होती नहीं है, तो उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो अगर बच्चे में, माँ के गर्भ में, बच्चे में छोटा बच्चा होता है, माँ के गर्भ में जो फिटस होता है उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो वो करेंगे लिवर और स्प्लेन, लिवर एंड स्प्लेन, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ लिया है, अभी अपन ने पढ़ लिया है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो अब आपको पता लग गया कि हम में आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। और अगर बोन मैरो में भी आपको क्वेश्चन आगे पूछा जाए तो आप रेड और येलो से अगर ऑप्शन हो, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो करोगे। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि माँ के गर्भ में जो फिटस होता है उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप करेंगे स्प्लीन और लिवर में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आरबीसी की फॉर्मेशन की बात। दूसरी बात हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है उसको अभी मैं डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आरबीसी है, ये 120 दिन तक, 120 डेज तक ये ब्लड में क्या है, सर्कुलेट रहती है। इसका लाइफ सर्कल अगर बात करते हो तो आरबीसी का लाइफ सर्कल 120 दिन होता है, 120 डेज। और 120 डेज के बाद में आरबीसी क्या हो जाती है, आरबीसी डेड हो जाती है। और आरबीसी डेड होने के बाद में कहाँ चली जाती है, ग्रेवयार्ड में चली जाती है। ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको आरबीसी का, और ये बोलते हैं स्प्लेन, स्प्लीन में चली जाती है, ठीक है। अब इसका आंसर आ जाएगा कि देखो क्वेश्चन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या होगा। तो आपका आंसर होगा, देखो लिवर नहीं हो सकता, किडनी नहीं हो सकता, थाइमस नहीं हो सकता। लिवर और किडनी ऑर्गन है, थाइमस एक ग्लैंड है। ये क्या होती है, ग्लैंड है जो हार्ट के पास पाई जाती है। तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा ए, स्प्लीन। अब आप देख सकते हो स्प्लीन, स्प्लीन की लोकेशन कहाँ होती है। स्प्लीन की लोकेशन होती है हमारी बॉडी में, यहाँ पर स्प्लीन की लोकेशन होती है। ये जो स्प्लीन है ये स्टोमक के साथ इधर पाई जाती है, स्टोमक होता है यहाँ पर, और ये स्टोमक के साथ स्प्लीन पाई जाती है, ठीक है।
और स्प्लीन में आपको पता ही है, देख रहे हैं आप, आर्टरीज एंड वेन्स दोनों ब्लड लेके आ रही है, ब्लड वापस भी जा रहा है, तो ब्लड जाना और जाना दोनों जो स्प्लीन में होता है। स्प्लीन इस तरह का एक ऑर्गन होता है, इसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। क्लियर है बात भाई। फिर थोड़ा सा और आरबीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। जब आरबीसी अपन पढ़ रहे हैं तो आरबीसी के कारण ब्लड का रेड कलर जो होता है वो आरबीसी के कारण होता है। अब आरबीसी में ऐसा क्या होगा जो रेड रेड बनाता है, तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, पहले तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी का क्वेश्चन आ जाता है। मेल में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होती है, नंबर 2 पर फीमेल में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होती है, नंबर 3 पर जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं 10 साल से छोटे, 10 या 12 साल से छोटे बच्चे, उनमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होती है। तो मेल में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी करोगे आप 14.7 ग्राम, ग्राम में होता है 14.7 ग्राम होता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती है 14.3 ग्राम, और बच्चों में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती है 16 ग्राम। दैट्स क्लियर है हीमोग्लोबिन के बारे में। फिर हीमोग्लोबिन का एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हीमोग्लोबिन जो है ये बनती किससे है। तो हीमोग्लोबिन बनेगी किससे बनेगी, हीमोग्लोबिन में दो जो है चीज़ें पाई जाती है। एक तो होती है इसमें हीम और एक होती है ग्लोबिन। हीम क्या होता है, हीम इज ए आयरन, हीम एक आयरन होता है, और ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया, आरबीसी के बारे में पढ़ लिया। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है हीमोग्लोबिन, यानी कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम हीमोग्लोबिन करेगा। हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है भी, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा कि जैसे ही ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में, फेफड़ों में आएगी। फेफड़ों में कैसे आती है, जब सांस लेते हैं तो इनहेल क्या करते हैं, हवा अंदर जाती है फेफड़ों में। फेफड़ों में जब हवा जाएगी तो फेफड़े फूल जाते हैं, और क्या होता है यहाँ पर ब्लड भी आ जाता है। ब्लड कहाँ से आएगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ब्लड फेफड़ों में आ जाता है, और हीमोग्लोबिन ब्लड में होती है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, और इससे क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, इससे मतलब ये क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन अटैच हो जाती है फेफड़ों में, और ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है ये हार्ट में जाएगा, और फिर हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। दैट्स क्लियर भी। तो आरबीसी के बारे में अपन ने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। फिर एक और थोड़ा सा बात करते हैं, दैट्स क्लियर है हीमोग्लोबिन की कहानी। फिर नेक्स्ट एक आ जाता है कि मेल फीमेल में अगर आप बात करते हो तो आरबीसी की काउंटिंग कम होती है, हीमोग्लोबिन की जो है क्वांटिटी भी कम होती है। बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मेल फीमेल में इक्वल होती है। सिर्फ आरबीसी और हीमोग्लोबिन, आरबीसी की काउंटिंग कम होगी और हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होगी, अभी अपन ने देखा है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी की सेल होती है, इसका फुल फॉर्म अगर आप करते हो तो आपको पता ही है, रेड ब्लड सेल होती है, और एक इसका और नाम आ जाता है, इसका नाम आ जाता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स नाम हो जाता है, एरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे अपन, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है, और इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो आरबीसी की जो सेल होती है ये बेसिकली एक सेल है। तो इसके अंदर जैसे आप सेल देखते हो, सेल का स्ट्रक्चर देखते हो, तो सेल के स्ट्रक्चर में, सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है बीच में। हर तरह की जितनी भी सेल है सभी सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जो आरबीसी की सेल होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। जितने भी मैमल्स हैं, मैमल स्तनधारी हैं, उनकी आरबीसी की सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दैट्स क्लियर भाई। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट करते हैं,
एक कैमल जानवर होता है, ऊंट जानवर होता है स्तनधारी, और एक लामा जानवर होता है। इनमें क्या होता है, ये दोनों ही मैमल्स हैं, लेकिन इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी जितने भी मैमल्स हैं हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, और जितने भी स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे एनिमल हैं, और मैमल्स भी कह सकते हैं, मैमल ये दोनों मैमल्स हैं, तो दोनों की स्तनधारी, दोनों स्तनधारी है, मैमल है, और दोनों की आरबीसी में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि आपने किसी का डीएनए सैंपल कलेक्ट करना है, तो आप कौन सा जो है पार्ट नहीं लोगे बॉडी का, तो डीएनए सैंपल में आप आरबीसी कलेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आरबीसी जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, और आरबीसी में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, तो हम आरबीसी को कलेक्ट नहीं करेंगे। बाकी कोई भी सैंपल ले सकते हैं, जैसे बाल ले सकते हैं, इवन हमारी सलाइवा जो लार होती है उसमें भी सेल पाई जाती है। लार के अंदर जो सेल टूटती रहती है, आपको काफ़ी सारी सेल लार के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका डीएनए जो है डीएनए सैंपल में हम लार ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, डब्ल्यूबीसी ले सकते हैं, स्किन का कोई पार्ट ले सकते हैं, बाल ले सकते हैं, नाखून ले सकते हैं, लेकिन आरबीसी नहीं ले सकते। तो ये बात क्लियर होगी। पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया भाई? कोई डाउट हो पहले क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर देना, बाद में आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या होता है? तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड जो है वो स्प्लीन है। स्प्लीन आप देख सकते हैं, इस तरफ स्टोमक के साथ ये इस तरह का ऑर्गन पाया जाता है। नॉर्मल स्टीम हेल्दी स्प्लीन बोलते हैं इसको। और ये स्प्लीन में क्या आ जाता है, स्प्लीन में सूजस आ गई। ये स्प्लीन में भी काफ़ी बार दिक्कत आ जाती है, तो स्प्लीन में सूजस ये बीमारी है, स्प्लीनोमेगली बीमारी बोलते हैं इसको। तो स्प्लीन क्या हो जाती है, स्प्लीन फूल जाती है। ये आप देख सकते हो, इस तरह का ऑर्गन होता है स्प्लीन। देसी भाषा में स्प्लीन को हम कलेजी बोल देते हैं। जो नॉन वेज खाते हैं उनको पता होगा कि कलेजी क्या होती है। ठीक है भाई, दैट्स पहला क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। आरबीसी का नाम आ गया तो आरबीसी के बारे में अपनी काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें पढ़ी है। फिर दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2, विच ल्यूकोसाइट्स रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड। हिपेरिन एंड हिस्टामिन को जो है कौन सा डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट पहली बात आ जाती है कि इसमें ल्यूकोसाइट क्या होता है। तो ल्यूकोसाइट नाम होता है डब्ल्यूबीसी का। जो डब्ल्यूबीसी है उसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का मतलब हो गया वाइट ब्लड सेल्स, ये डब्ल्यूबीसी हो जाती है। अब आप बात करते हो डब्ल्यूबीसी दो तरह की होगी। एक डब्ल्यूबीसी बोलते हैं अपन ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे अपन इसको, ग्रेनुलोसाइट्स बोल देंगे। एक डब्ल्यूबीसी होती है एग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स दो तरह की डब्ल्यूबीसी होगी। जो ग्रेनुलोसाइट्स है वो क्या होती है, 3 तरह की होगी। एग्रेनुलोसाइट्स होती है वो होती है 2 तरह की। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आ जाता है, एक नाम आ जाता है बेसोफिल, बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स है, मैं बताऊंगा अभी ये क्या होता है ग्रेनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स है। और यानोसोफिल्स, योसिनोफिल्स, ये भी ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स आप देख रहे हैं, देखो ये तीनों, ये ग्रेनुलोसाइट्स है, ये ग्रेनुलोसाइट्स है और ये ग्रेनुलोसाइट्स है। ये जो ग्रेनुलोसाइट्स है इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसमें दाने लगे होते हैं। ये सारे डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स है। ये 5 तरह की वाइट ब्लड सेल्स होती है। इसको मेजर अपन 2 पार्ट में बांट सकते हैं। ये जो पार्ट है ये दोनों वाले, यानी कि लिम्फोसाइट्स एंड, हाँ लिम्फोसाइट्स यहाँ तक लेंगे, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है, ये एग्रेनुलोसाइट्स है, इनको एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। यानी कि इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, इसके सरफेस पे कोई कण या दाने नहीं चिपके होते। ग्रेनुलोसाइट्स देखो, यानोसोफिल्स होगी, बेसोफिल्स होगी और न्यूट्रोफिल्स होगी। इनका अगर आप सरफेस देखते हो तो इनके सरफेस के ऊपर आपको कण मिलेंगे, दाने मिलेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि डब्ल्यूबीसी 2 तरह की होती है। डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी का एक नाम अपन ने पढ़ लिया है। डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती है। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाती है, इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का वो डब्ल्यूबीसी बनाती है। जैसे ही
हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट आता है, जैसे बैक्टीरिया आ गया जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो डब्ल्यूबीसी उसको मार देती है। डब्ल्यूबीसी उसको इनएक्टिव कर देती है, उसको मार देती है। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई। अभी क्या करेंगे अपन, डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडीज बनाने के लिए काम आएगी। डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आ जाता है कि हिपेरिन और हिस्टामिन, हिपेरिन एंड हिस्टामिन, तो हिपेरिन और हिस्टामिन का काम क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा पहले और पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन हिपेरिन और हिस्टामिन के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी जो है पता है आपको कि फॉर्मेशन इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, अभी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है। जो बोन मैरो अपन ने डिस्कस किया, बोन मैरो हड्डियों के बीच में होता है, और बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक रेड बोन मैरो होता है और एक येलो बोन मैरो होता है। जो येलो बोन मैरो है इसमें डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा, येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा। डब्ल्यूबीसी अब अपन देख लिया कि डब्ल्यूबीसी दो तरह की, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुसाइट्स के ऊपर कण लगे होते हैं, जैसे दाने से देख रखते हो आप, दाने लगे हुए हैं। ये जो है ये एग्रेनुलोसाइट्स है, यानी कि मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे आप इसको, एग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स बोल देंगे इसको। और ये जो तीन है ये क्या हो जाती है, इसको ग्रेनुलोसाइट्स बोल देंगे, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स बोल देंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर आ जाता है कि हिपेरिन और हिस्टामिन का काम क्या होता है। तो हिपेरिन और हिस्टामिन बनते किस में, तो ये बेसोफिल में बनेंगे, बेसोफिल। ये आप देख सकते हैं, इस बेसोफिल डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है, इसके अंदर हिपेरिन और हिस्टामिन बनते हैं। हिपेरिन का काम क्या होता है, तो हिपेरिन का काम होता है कि जैसे ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, वेन्स एंड आर्टरीज के अंदर खून बहता रहता है, बह रहा है बह रहा है बह रहा है खून। वेन्स के अंदर ब्लड वेसल्स बोलते हैं अपन इसको, वेन्स एंड आर्टरीज के अंदर ब्लड आसानी से फ्लो कर लेता है, अंदर कभी भी खून नहीं जमता वेन्स एंड आर्टरीज में। जैसे चोट लगती है थोड़ी सी, खून बाहर आएगा, जैसे चोट लगेगी खून बाहर आएगा, और बाहर आते ही खून क्या हो जाता है, ब्लड की क्लॉट बन जाते हैं। तो बाहर आते ही बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा होता है, ब्लड का मैकेनिज्म ऐसा है कि जैसे ही ब्लड बाहर आएगा ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। और ब्लड अंदर क्यों नहीं क्लोट होता, तो हमारी बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड वेसल्स में ब्लड की क्लोटिंग को रोकने के लिए, ब्लड की क्लोटिंग को रोकने के लिए क्या होता है, हिपेरिन आपको आज एंटी क्लोटिंग का काम करता है। किसमें, एंटी क्लोटिंग, एंटी क्लोटिंग का काम करेगा इन आवर बॉडी, आवर ब्लड वेसल्स, ऐसे करेंगे, ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स में एंटी क्लोटिंग का काम करता है ये हिपेरिन, हिपेरिन करेगा। ठीक है, हिस्टामिन का काम क्या होता है, हिस्टामिन एलर्जिक पदार्थ होता है। हिस्टामिन क्या होता है, एलर्जिक पदार्थ है। हिस्टामिन के कारण क्या होती है, एलर्जी होती है। तो ये हिस्टामिन और हिपेरिन दोनों बेसोफिल में बनते हैं। ठीक है, फिर अपन आ जाता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, एक न्यूट्रोफिल में बार बॉडी बनता है, बार बॉडीज। बार बॉडीज किसके ब्लड में पाया जाता है, ओनली फीमेल के ब्लड में पाया जाता है, फीमेल के ब्लड में पाया जाता है बार बॉडी। इससे आप ब्लड की पहचान कर सकते हो, जिसके ब्लड में बार बॉडीज होगा वो ब्लड फीमेल का होगा। और इससे क्या होता है, जो माँ के पेट में जो फिटस होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन भी हम बार बॉडीज से करते हैं। अगर ब्लड सैंपल लिया जाए फिटस का और उसमें क्या है, अगर उसमें बार बॉडीज है तो ब्लड बच्चा जो होगा, होने वाला बच्चा है वो गर्ल चाइल्ड होगा। बार बॉडीज नहीं है तो क्या होता है, बॉय चाइल्ड होगा। बार बॉडीज किसके ब्लड में पाए जाते हैं, फीमेल की। और बार बॉडीज का फॉर्मेशन किस में होता है, न्यूट्रोफिल में। हिपेरिन एंड हिस्टामिन इनका फॉर्मेशन किस में होता है, तो बेसोफिल में। इसका आंसर बी आएगा। दैट्स क्लियर भाई, समझ में आ गई डब्ल्यूबीसी के बारे में। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यस भाई, हाँ अभी देखो ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अभी ये ब्लड क्लॉटिंग है। देखो जैसे ये क्या है, सिस्टम क्या है,
इसमें ना मान लीजिए यहाँ से चोट लगी हुई है, चोट का निशान है, यहाँ से चोट लगी हुई है और ये चोट में क्या ये WBC वाई और RBC ये आ रही है ब्लड से, और जैसे ही चोट लगती है, चोट के ऊपर देखो आप यहाँ से आपको ऐसे ऐसे जालियाँ सी बनी हुई है, ये फाइब्रिन सी बन जाती है। तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करेगा भाई? तो ब्लड क्लोटिंग की अगर बात करते हो तो ब्लड क्लोटिंग में विटामिन के हेल्प करता है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम की बात करते हो तो ये नाम आ जाता है फिलोक्विनोन नाम होता है विटामिन के का। विटामिन के का साइंटिफिक नेम फिलोक्विनोन होता है। और ब्लड क्लोटिंग में और कौन हेल्प करेगा? तो प्लेटलेट्स हेल्प करेगी, प्लेटलेट्स हेल्प करती है। फिर और कौन हेल्प करता है? तो एक कैल्शियम हेल्प करेगा, कैल्शियम, यानी कि प्लेटलेट्स एंड कैल्शियम एंड विटामिन के, फ्लोक्विनोन, ये सारे मिलके ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लोटिंग में अपने पता होगा क्या होता है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग की कहानी ये होती है कि जैसे ही ब्लड चोट लगती है, ब्लड बाहर आता है, ब्लड 3 से 5 मिनट के अंदर ब्लड की क्लोट बन जाते हैं, ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। देख रहे हो, देख सकते हो, जैसे जैसे ही ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये आरबीसी की पिक है, WBC वाइट होती है। तो जैसे ही ब्लड बाहर आएगा, ये ब्लड बाहर आ रहा है वेसल से, ब्लड वेसल से बाहर आ रहा है। जैसे ही ब्लड वेसल से बाहर आता है तो ब्लड में क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक क्लॉट हो जाते हैं। ऑटोमेटिक देखो ये जाली सी बन जाती है। ये इसमें हेल्प कौन करता है? तो विटामिन के हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके ब्लड में क्लोटिंग नहीं होती, उस बीमारी को क्या बोल देते हैं? इस बीमारी को हम बोल देते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बोले, इस बीमारी को हीमोफीलिया बोल देते हैं। ये जो हीमोफीलिया डिजीज होती है, इसको अपन रॉयल डिजीज भी बोल देते हैं। रॉयल डिजीज बोल देंगे। रॉयल डिजीज का मतलब ये शाही बीमारी है, ये इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में पाई जाती है। ये जो हीमोफीलिया बीमारी है, ये जेनेटिक डिजीज है, इसको हम जेनेटिक डिजीज बोलेंगे। जेनेटिक डिजीज है ये। कैसे भी जेनेटिक डिजीज है, तो ये जन्म से होती है, माँ बाप से बच्चों में होती है। माँ बाप से नहीं, स्पेशली माँ से होती है। ये माँ से बच्चे में होती है। इसका वाहक जो होता है, इसको कम्युनिकेट करने का काम एक्स क्रोमोसोम का होता है। और इस पर इफेक्ट कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो XY, यानी कि Y क्रोमोसोम इफेक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं XX क्रोमोसोम, तो ये फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में क्या होते हैं? XY क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाता है? हीमोफीलिया के बारे में अगर बात की जाए तो हीमोफीलिया का जो है, कम्युनिकेट कौन सा क्रोमोसोम करता है हीमोफीलिया को? तो कम्युनिकेट करता है एक्स क्रोमोसोम। और इफेक्ट कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो Y क्रोमोसोम। और ये डिजीज होती है हीमोफीलिया। क्या है डिजीज? डिजीज ये होती है कि जैसे चोट लग जाती है तो जिनको ये डिजीज है, उनकी ब्लड बहना, खून बहना बंद नहीं होता। मतलब हमारी क्या होता है, जिसको ये बीमारी नहीं है उसकी थोड़ी सी चोट लगेगी या ज़्यादा भी चोट लगेगी, चोट जैसे ही चोट लगती है, ब्लड वेसल से बाहर आता है, वेन्स आर्टरीज से बाहर आता है, तो ब्लड 3 से 5 मिनट में खून बहना बंद हो जाता है, खून की पपड़ी बन जाती है। इसको बोलते हैं ब्लड की क्लोटिंग होना। तो अब हम बात समझ में आ गई, हीमोफीलिया में ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है, माँ से बच्चों में होती है। और बच्चे कौन से होंगे? बच्चा मेल चाइल्ड, ठीक है, माँ से बेटे में होती है। इसका वाहक जो होता है एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम इसको कम्युनिकेट करता है इस डिजीज को, और वाई क्रोमोसोम इससे इफेक्ट होता है। यानी कि ये ज़्यादातर मेल में पाई जाती है और फीमेल जो है इसको कम्युनिकेट करती है, माँ से बच्चों में होती है डिजीज। ठीक है, दैट्स क्लियर है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। फिर आगे रेड ब्लड सेल्स कैरिड आउट बाय। रेड ब्लड सेल्स है, इसको कैसे काउंट किया जाता है? तो रेड ब्लड सेल्स को आप देख सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स की एक पिक है, बहुत बड़ी पिक बनाई हुई है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपने पढ़ा है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इसका एक नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, इसका नाम होता है। रेड ब्लड सेल्स की अगर काउंटिंग की बात करते हो तो ये मेल में काउंटिंग इसकी ज़्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। ठीक है, और बाकी WBC और प्लेटलेट्स की बात करते हो तो मेल फीमेल में इक्वल होते हैं। सिर्फ रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग फीमेल में कम आपको देखने को मिलेगी। अब इसको काउंट करने का तरीका क्या होता है? तो इसको काउंट करते हैं हम हीमोसाइटोमीटर से।
इसका आंसर आ जाता है हमारे पास हीमोसाइटोमीटर, यानी कि डी आंसर आएगा, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है। इलेक्ट्रोग्राम से हम हार्ट बीट को इलेक्ट्रोग्राम से हम हार्ट बीट को काउंट करते हैं। ठीक है। स्पेग्नोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर बीपी को काउंट करते हैं। हीमोग्लोबिनोमीटर से हम हीमोग्लोबिन को काउंट करते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब हम स्पेग्नोमैनोमीटर से बीपी काउंट करेंगे। बीपी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इससे क्या होता है, इसका आंसर डी आएगा, हीमोसाइटोमीटर। बीपी काउंट करने का तरीका क्या होता है, बीपी हमारा अगर नॉर्मल आप देखते हो तो बीपी 120/80 काउंट करते हैं हम। 120 क्या होता है, mmHg होता है, mmHg में काउंट करेंगे। जो क्या होता है, स्पेग्नोमैनोमीटर होता है, उसमें मेजरमेंट होता है, यूनिट है mmHg। अगर आप 120 करते हो तो 120 बीपी का सिस्टोलिक नाप होता है, सिस्टोलिक मेजरमेंट है। और अगर 80 की बात करते हो तो 80 क्या होता है, ये डायस्टोलिक मेजरमेंट होता है, डायस्टोलिक मेजरमेंट होता है। ठीक है। तो एक हमारे पास 120 और 80, ये आप देख लेना, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है भाई, 4 नंबर क्वेश्चन। चलें आगे। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर देना भाई, उसके बाद में अपन देख लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। हाँ, ऑन व्हाट बेसिस इज द ब्लड ग्रुप क्लासिफाइड। ब्लड ग्रुप को किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो, पहले हम देखते हैं ब्लड ग्रुप होते कितने। तो आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप होते हैं 4। एक ए ब्लड ग्रुप हो गया, एक बी ब्लड ग्रुप हो गया, एक ए बी ब्लड ग्रुप हो गया और एक ओ ब्लड ग्रुप हो गया। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब ये 4 ब्लड ग्रुप का क्लासिफाइज, ये रेड ब्लड सेल्स टाइप हो गया। ठीक है। ये एंटीजन, अब इसका क्या करते हैं अपन, क्लासिफाई करते हैं हम एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के हिसाब से। जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए एंटीजन पाया जाता है, ए एंटीजन आपको देखने को मिलेगा। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन होता है, ए बी एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन होता नहीं है, प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंस होता है। फिर आगे आप बात करते हो ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज क्या होती है, तो बी एंटीबॉडीज होती है, बी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देख लो आप, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी की बात करते हो तो एंटीबॉडी ए होगी, यानी कि अपोजिट है। ए में ए एंटीजन सेम, बी में बी एंटीजन सेम, ए बी में ए बी एंटीजन सेम। अगर आप बात करते हैं ए में, तो ए में अगर एंटीबॉडी की बात करते हो तो इसमें बी हो जाएगा उल्टा। और इसमें क्या हो जाता है, बी की अगर बात करते हो, बी में एंटीबॉडी की बात करते हो तो ए होगा। ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। और इधर ओ बी में क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होगी, ए बी एंटीबॉडी होती है। ठीक है। तो हमने क्या किया है, ब्लड ग्रुप का क्लासिफाई कर दिया, किसके बेस पे क्लासिफाई किया अभी, एंटीजन एंटीबॉडीज के बेस पे। ये क्लासिफाई किसने किया था, ये क्लासिफाई किया था लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर नाम का वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया था। दैट्स क्लियर भाई, समझ में आ गई बात। आपने देख लिया कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग में ही होते हैं, ब्लड ग्रुप जानवरों में नहीं होते। किसी भी जानवर में, काऊ में, बफेलो में, उसमें ब्लड ग्रुप नहीं होते। ह्यूमन बीइंग में सिर्फ ब्लड ग्रुप होते हैं। ये 4 मतलब क्या हो गया, ब्लड ग्रुप का क्लासिफाई किसके बेस पे होता है, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज के बेस पे होता है। इसको स्टार लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको आ सकता है कि ए में कौन सा एंटीजन होता है, तो ए में सेम एंटीजन होगा, बी में सेम एंटीबॉडी होती है और ए बी में सेम एंटीजन होता है। ओ में एंटीजन नहीं होता और ओ में एंटीबॉडी होती है, देख सकते हो आप, ये सामने आपके है। ठीक है। अभी मैं लिख के बता देता हूँ। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने करी थी। एक टेबल और बना देता हूँ, इधर मैं लिखूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम ब्लड ग्रुप बना लेते हैं, ए, इधर बी, एक ए बी और ओ, यानी कि अपने ब्लड ग्रुप बना लिए हैं। 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए। और इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो ये होता है एंटीजन,
एक एंटीजन हो जाता है और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उसके बेस पे होता है। इसमें ए एंटीजन होता है और इसमें बी एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी की बात करोगे, एंटीबॉडी, इसमें ए सेम एक जैसा होता है, एंटीजन एक ही होगा, बी होगा, इसमें अपोजिट कर देंगे, ए हो जाता है। इसमें क्या होता है, ए बी एंटीजन होगा, एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, और इसमें क्या होता है, एंटीजन एब्सेंट होता है और ए बी एंटीबॉडी होती है। तो ये चार तरह से आप एंटीजन और एंटीबॉडीज के बेस पे आप क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप का मेजरमेंट कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। अभी ये देखो क्वेश्चन तो अपने 5 ही किए, लेकिन ये टॉपिक 5 टॉपिक यानी कि इसका मतलब हो गया कि 5 टॉपिक अपने पूरी डिटेल से पढ़ लिया। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अपन एंटीजन और एंटीबॉडी बता सकते हो आप। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इफ द ब्लड ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स इज मिक्स्ड टुगेदर व्हाट प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व्ड। दो ब्लड ग्रुप यानी कि अगर आप किसी का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, किसी को ब्लड दे रहे हैं, तो ए को अगर आप बी का ब्लड दे देते हैं तो क्या होगा। ए को जब आप बी का ब्लड दे देते हैं तो ए में हमने क्या देखा, ए बना लेते हैं इधर और इधर बी बना लेते हैं। तो ए में हमने क्या देखा था कि एंटीजन क्या है, ए में एंटीजन कौन सा होगा, ए में एंटीजन ए होता है, बी में एंटीजन बी होता है। ए में अगर एंटीबॉडी की बात करते हैं अपन, एंटीबॉडी की बात करेंगे तो एंटीबॉडी की बात करेंगे तो इसमें बी एंटीबॉडी होती है और इसमें ए एंटीबॉडी होती है। अब ये बात करेंगे कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडीज एक जैसे हो जाएं, जैसे आप देख सकते हो कि एंटीजन, ये एंटीजन एक जैसे हो गए और एंटीबॉडी एक जैसी होगी। एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशंस बोलते हैं इसको, एग्लूटिनेशंस। और एंटीजन और एंटीबॉडीज अगर एक जैसे हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लड एक दूसरे से चिपकता है। ये बी एंटीजन और एंटीबॉडी चिपक जाएंगे और ये इसके चिपक जाएंगे, और ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ब्लड जम जाता है, यानी क्लॉट ही हो जाता है नाड़ों के अंदर ही, नाड़ों के अंदर क्लॉट हो जाएगा। जैसे ही ए के ब्लड में बी का ब्लड जाएगा, नाड़ों के अंदर ब्लड जम जाएगा और ब्लड का फ्लो नहीं होगा और ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, और ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाता है, पर्सन की हाथों हाथ डेथ हो जाती है। अगर ए के ब्लड में जैसे बी का ब्लड जाता है तो पर्सन की हाथों हाथ डेथ हो जाएगी। समझ में आ गई। इसको बोलेंगे क्या, एग्लूटिनेशंस, एग्लूटिनेशंस बोल देंगे अपन इसको। ओके, क्लियर होगी बात। चले आगे। तो इससे क्या होगा, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा ब्लड ग्रुप के हिसाब से। पहले वाले में इसमें हम बोल देते हैं ए बी को हम यूनिवर्सल रिसीवर बोल देते हैं, इस ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर बोल देते हैं, ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोल देते हैं। ओ सभी को ब्लड दे सकता है और ए बी जो होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो अगर आपने ट्रांसफ्यूजन करना हो तो ट्रांसफ्यूजन के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ए को ए का ही ट्रांसफ्यूज किया जाए, बी को बी वाले का ट्रांसफ्यूज किया जाए। ये RH फैक्टर से पहले की बात बता रहा हूँ। अगर RH फैक्टर का आ जाए तो इसमें RH फैक्टर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। RH फैक्टर अपन देखते हैं RH फैक्टर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास भी, ये आ गया कि अदर देन ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ट्रांसफ्यूजन करने के अलावा, अदर देन ट्रांसफ्यूजन व्हेन इट इज नेसेसरी टू टेक द RH फैक्टर इन कंसिडरेशन। RH फैक्टर का कंसिडरेशन हम कब करेंगे, मतलब क्या है, RH फैक्टर का कंसिडरेशन करना है अपने, तो कब करना है RH फैक्टर का कंसिडरेशन, ट्रांसफ्यूजन के टाइम तो करो ही करोगे। अभी मैं बताता हूँ थोड़ा सा RH फैक्टर के बारे में। पहले तो ब्लड ग्रुप की खोज करी लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसके बेस पे, एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे। फिर क्या हुआ, उसके थोड़े दिन बाद ही एक नाम आ जाता है लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर नाम आ गया, और इसके साथ नाम आ जाता है वीनर। लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर क्या किया, RH फैक्टर की ओर खोज करी। RH फैक्टर होता क्या है ये अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। RH फैक्टर, RH फैक्टर होता है, RH फैक्टर की खोज सबसे पहले, ये जो एक फैक्टर होता है, ये रिशिश नाम का कोई बंदर था, रिशिश,
उसमें खोजा गया था और रेसिस के पहले वर्ड से RH ले लिया गया। जिसके ब्लड में इस तरह का फैक्टर पाया जाता है उसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, सपोज इसमें इस तरह का फैक्टर पाया जाएगा, बी वाले के ब्लड में पाया जाएगा तो बी पॉजिटिव कर देंगे इसको, ए बी वाले के ब्लड में पाया जाएगा तो ए बी पॉजिटिव बोल देंगे, और ओ के ब्लड में पाया जाएगा ओ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर जिसके ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है, जिसके भी ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है वो क्या होता है, उसको बोल देते हैं RH पॉजिटिव। जिसके ब्लड में नहीं पाया जाता उसको हम बोल देंगे RH नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ठीक है। अब एक तो इसको कंसिडर करेंगे कब, जब ट्रांसफ्यूज करना होगा। मान लीजिए कि आपने ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, कोई पर्सन जो है बीमार है, घायल है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया, ब्लड कम है। जब ब्लड कम है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया तो उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, यानी कि ब्लड जिसको चढ़ाना कहते हैं, ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है। जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे हम तो क्या होता है, हम कंसिडर करते हैं किसको, पहले तो ए ब्लड ग्रुप को काउंट करेंगे, फिर RH फैक्टर को काउंट करेंगे। ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर दोनों को कंसिडर करते हैं हम कब, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है। एक और केस होता है जब क्या होगा, ब्लड को कंसिडरेशन करते हैं हम RH फैक्टर को, ये होता है प्रेगनेंसी। इसका आंसर आ जाएगा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान होगा। अब प्रेगनेंसी में होगा क्या, अगर देखते हैं, देखो RH फैक्टर का, RH फैक्टर अगर कोई मदर है, ये अपन मदर लगा लेते हैं, एक मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ए नेगेटिव कर सकते हैं, बी नेगेटिव कर सकते हैं, ओ नेगेटिव कर सकते हैं, समथिंग किसी में नेगेटिव है, और फादर का ब्लड ग्रुप अगर सेम उसी में पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव हो गया, बी में है तो बी पॉजिटिव हो गया, ए बी में है तो ए बी पॉजिटिव हो गया। इस केस में क्या होता है, इनका जो सेकंड चाइल्ड होता है, पहला बच्चा स्वस्थ पैदा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती पहले बच्चे को, जो पहला बच्चा है वो सही सलामत सही पैदा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इनका जो सेकंड चाइल्ड होता है, देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करते हैं अपन, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि इनका जो प्लेसेंटा होता है, ऊपर बच्चे के ऊपर जो प्लेसेंटा बनी होते हैं, प्लेसेंटा होती है बच्चे के ऊपर, ये प्लेसेंटा क्या करता है, जो इससे जो रिएक्शन होता है वो प्लेसेंटा इसको रोक देता है, ठीक है। एंटीबॉडीज बनेगी, उसको क्या कर देता है, रोक देता है, पहला बच्चा सही सलामत पैदा हो जाता है। लेकिन जब दूसरा बच्चा होता है तो दूसरे बच्चे में क्या होता है, देख सकते हो आप, ये प्लेसेंटा को एंटीबॉडीज जो बनेगी, रिएक्शन होगा, वो दूसरी टाइम में एंटीबॉडीज, देखो दूसरे टाइम में ये एंटीबॉडीज बन रही है, ये बहुत हानिकारक, ये इसका मतलब होगा कि ये बहुत खतरनाक टाइप की एंटीबॉडीज माँ के पेट में बन जाती है, माँ के ब्लड में बहुत खतरनाक टाइप की एंटीबॉडीज बन जाती है। और ये सेकंड टाइम में जो है ये देख सकते हो, देखो ये निशान भी बहुत खतरनाक टाइप का बना रखा है इन्होंने। तो सेकंड टाइम में क्या करती है, ये जो एंटीबॉडीज बनेगी इसी केस में वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके और क्या कर देती है, बच्चे को डैमेज कर देती है, ख़त्म कर देती है। सेकंड चाइल्ड में होता है और इस बीमारी को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटस। ये बीमारी होती है, इस बीमारी का नाम लिख रहा हूँ एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटस, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में इसको काउंट करेंगे, इस बीमारी हो जाती है हमारी एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटस बोलेंगे अपन इसको, फीटस, ठीक है, फीटस, एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटस, सेकंड चाइल्ड। तो समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। RH फैक्टर को कंसीडर कब करेंगे, एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में और दूसरे टाइम कब करेंगे, जब प्रेगनेंसी में देख सकते हो पहले टाइम में जो क्या होता है, एंटीबॉडीज बनेगी, प्लेसेंटा इसको क्या कर देती है, बचा लेती है, बच्चे को रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। प्लेसेंटा क्या होता है, माँ के गर्भ में, वॉर्म में, जो गर्भाशय होता है वॉर्म, उसमें क्या होता है, एक बच्चे के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये प्लेसेंटा क्या होता है, पहले टाइम में इसको बचा लेती है बच्चे को, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं बनती, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। सेकेंड टाइम में देखो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एंटीबॉडीज बन जाती है, एंटी-RH फैक्टर, एंटी-RH एंटीबॉडीज बनेंगी, और ये एंटी-RH एंटीबॉडीज है, ये क्या करती है, सेकेंड टाइम में बच्चे को डैमेज कर देती है और ये बीमारी हो जाती है एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटस। दैट्स क्लियर अभी, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हाँ, अब आ गया हमारे पास, इफ ए पर्सन हैज
ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, एक पर्सन का ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव, हु ऑल कैन डोनेट ब्लड टू हिम, कौन कौन से लोग इसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब देखो हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, RH फैक्टर को भी ध्यान में रखेंगे और ब्लड ग्रुप को भी। ब्लड ग्रुप है ए बी, फिर क्या होगा नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, इसको कौन कौन ब्लड दे सकते हैं। ए बी वैसे यूनिवर्सल रिसीवर है, ए बी को हम यूनिवर्सल रिसीवर बोलेंगे, तो ए बी को पहले तो आ सकता है कि ए बी को हम ब्लड देना चाहें तो ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है, सारे के सारे इसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सारे के सारे इसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है। अब आ गया RH फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ट्रांसफ्यूजन है तो अगर ट्रांसफ्यूजन की बात होती है तो हम RH फैक्टर को भी कंसीडर करेंगे। RH फैक्टर में देखते हो कि अगर आप इसको, ये नेगेटिव है, इसको अगर आप ए बी पॉजिटिव का ब्लड दे दो, ए बी पॉजिटिव ट्रांसफ्यूज कर दो तो दिक्कत हो जाएगी, RH एंटीबॉडीज बनेगी, RH एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। इसको पॉजिटिव का ब्लड नहीं दिया जा सकता, जिस ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव है उसको ऑप्शन को काट दो, इसमें पॉजिटिव है काट दो इस ऑप्शन को, इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव है काट दो, इसमें पॉजिटिव है काट दो, तो ये क्या है आपका ऑप्शन ये रहेगा। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो आप क्या कर सकते हैं, ए नेगेटिव का ब्लड दिया जा सकता है, इसको बी नेगेटिव का दिया जा सकता है, ओ नेगेटिव का दिया, ए बी नेगेटिव का दिया जा सकता है, ये सभी का ब्लड इसको डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, ए बी को हम यूनिवर्सल रिसीवर बोल देते हैं और ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोल देते हैं, ओ यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। ए की बात आए तो ए किसको ब्लड दे सकता है, अभी ए को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है। बी की बात आए तो बी किसको ब्लड दे सकता है, बी को ब्लड दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी को ब्लड दे सकता है सिर्फ अकेला। वो जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव की बात आएगी तो नेगेटिव पॉजिटिव को आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर आप वैसे आ जाए ओ नेगेटिव वैसे अभी की बात करते हो तो ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ए बी नेगेटिव है तो ये ए बी नेगेटिव वालों का ब्लड ले सकता है, ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव वालों का ब्लड ले सकता है। ए ओ नेगेटिव है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है ट्रांसफ्यूजन की बात आएगी तो, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो यहाँ देख सकते हो आप ए सभी को, ओ सभी को ब्लड दे सकता है। ए की बात आएगी तो ए को और ए बी को ब्लड दे सकता है। बी की बात आएगी तो बी को और ए बी को ब्लड दे सकता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पिक आप देख सकते हैं, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट अब आ जाता है विच ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर आपको पता ही होगा यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। तभी मैंने देखा कि ए किसको दे सकता है, ए को ब्लड दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, ए बी को भी दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। अगर बी की बात करते हो तो बी किसको ब्लड दे सकता है, बी को ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए को ओ को, इसको नहीं दे सकता और इसको नहीं दे सकता। अगर आप बात करते हैं ए बी की तो ए बी क्या है, किसको नहीं दे सकता ब्लड, ये सिर्फ ए बी को ही ब्लड दे सकता है, बाकी तीन को ब्लड नहीं दे सकता। ओ की बात करते हो तो वो यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ओ में भी यूनिवर्सल डोनर की बात करोगे तो ओ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का केस आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव है, वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाला अगर नेगेटिव वाले को ब्लड देगा, सपोज अगर हम बात करते हैं ए पॉजिटिव है और एक पर्सन ए नेगेटिव है, अगर ये पर्सन इसके ब्लड में ट्रांसफ्यूज किया जाएगा तो एंटी RH फैक्टर एंटीबॉडीज बनेगी। और वो देखा था आपने कैसी ब्लड के अंदर कैसी होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और ये क्या करती है, हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। तो वो नेगेटिव जो होता है वो ब्लड दे सकता है। यहाँ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्लियर होगी बात भाई। नेक्स्ट, हाउ मैनी ब्लड टाइप्स एग्जिस्ट इंक्लूडिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स। यानी कि RH फैक्टर के हिसाब से आप देखते हो तो RH फैक्टर के हिसाब से देखते हो तो हमने देखा था कि ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया, 4 ब्लड ग्रुप तो ये हो गए। फिर चारों के क्या कर दोगे आप, नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव कर दो, ए बी नेगेटिव कर दो और ओ नेगेटिव कर दो। और इसी के साथ क्या कर देंगे हम, पॉजिटिव भी बना देंगे, इनके पॉजिटिव बना दो
इन सभी के पॉजिटिव बना दो तो टोटल ब्लड ग्रुप कितने हो गए हमारे पास, 4 और 4 8, आंसर इज 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आ गई बात भी, क्लियर हुई बात, कोई डाउट हो तो भाई, यस चलो ठीक है भाई, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल वाली क्लास में नेक्स्ट, ठीक है, ओके थैंक यू।